कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज आपके 21 जनवरी 2025 को जो आपका हिंदी का और आपके इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें आपके प्रथम योगात्मक आकलन जो होने वाला है, दक्षता आधारित प्रथम आकलन, उसमें आपके हिंदी के इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ ही अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। इसके फोटो आपको अपने ऐप में मिल जाएंगे और इसकी PDF आपको ऐप में मिलेगी और इसकी फ़ोटो आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएंगी। तो व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना और अपना एंड्रॉइड ऐप इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो पहले पूरा वीडियो देखना, फिर इसके बाद में इसकी PDF डाउनलोड करके आराम से इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो PDF के लिए अपना एंड्रॉइड ऐप इसको जरूर डाउनलोड कर लेना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपका जो 21 जनवरी का पेपर होगा, उसमें हिंदी के इस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। पहला प्रश्न ये है कि देखो, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इन सभी को अच्छे से याद कर लेना। इनमें से ही सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न ये कि इनमें से किस शब्द का अर्थ है जो किसी वस्तु को ध्यान से देखना या पढ़ना के समान है। किसी वस्तु को ध्यान से पढ़ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अवलोकन इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान से पढ़ने का मतलब अवलोकन करना। इनमें से कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम है। विलोम का मतलब उसका विपरीत अर्थ वाला। तो संकीर्ण का मतलब संकड़ा होता है और इसका विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा। इसका उल्टा हो जाएगा आपके विस्तार। ठीक है, तो ये हो जाएगा विस्तार। आपको अमीर का विलोम बताना है, कमेंट करके बताना कि अमीर का विलोम क्या होता है। ठीक है, अमीर का विलोम कमेंट करके बताना। एक आपको सुख का विलोम कमेंट करके बताना है, सुख का विलोम। एक आपको बड़ा का विलोम कमेंट करके बताना है। ये तीन चीज़ों के विलोम आपको कमेंट करके बताने हैं। अगला प्रश्न है, कला, दगा, बल्ले और शेखी, इनमें से कौन सा विकल्प चारों को दिए गए शब्दों में जोड़कर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कलागार तो होगा नहीं, कलाकार, दगाकार, बल्लेकार, ये भी कार भी सबके लिए नहीं लागू होगा। बल्लेदान ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाज वाला हो जाएगा। ठीक है, बाज। देखो, कलाबाज, दगाबाज, बल्लेबाज और शेखीबाज। तो इसका जो उत्तर है वो क्या करेंगे, इसमें अपन ये बाज वाला उत्तर कर देंगे कि बाज लगाने पे चारों के जो नए अर्थ बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, परमार्थ का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करके बताना है। तो परमार्थ का क्या हो जाएगा, परम प्लस अर्थ हो जाएगा। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, परम प्लस अर्थ हो जाएगा। तो जैसे परमार्थ का परम प्लस अर्थ होगा, वैसे ही आपको एक तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद करके बताना है, एक तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद करके बताना है, एक आपको विद्यालय का संधि विच्छेद करके बताना है। ठीक है, इन दोनों का संधि विच्छेद करके आपको कमेंट करके लिखना है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा और विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। और ये तो आपके हिंदी का पेपर है। आपके गणित का पेपर भी मेरे पास में है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। पूरे जो सभी आंसर हैं जिनको आपको सोल्व करवा देंगे, ये पूरा पेपर सोल्व करवा देंगे गणित का भी। तो गणित का भी आपके आएगा तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, तो इंग्लिश का पेपर भी मैं इसकी वीडियो के बाद में आपको इंग्लिश का पेपर भी अपलोड कर दूंगा, जल्दी से उसको भी देख लेना। ये आपके इंग्लिश का पेपर भी है, तो इस इंग्लिश के पेपर को भी पूरा देख लेना। आपके सभी प्रश्न जो आराम से सही हो जाएंगे। ये इंग्लिश का पेपर आपके दे रखा है, तो इसको भी अपन सोल्व करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। मैं सारे पेपर आपके सोल्व करा दूंगा। इसके अलावा आपके जो बोर्ड परीक्षा के जो पेपर आएंगे, उन सभी की सॉल्यूशन आपको यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। और जो बच्चे ऐप पे टेस्ट देना चाहते हैं, वो ऐप के ऊपर 49 रुपये में टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये ऐप के ऊपर आपको 49 रुपये में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो 49 रुपये में आप जो रोजाना टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉडल पेपर सारे सोल्व करवाएंगे 49 रुपये में आपको। इसके अलावा आपके जो जितने भी डेस्क वर्क आती है, उस सभी को सोल्व करवाएंगे। आपका जो इस बार जो बच्चे टॉप में आएंगे, जो बच्चे मेरिट में आएंगे, उन बच्चों को टैबलेट मिलेगा। तो अगर आपका भी सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पूरी तैयारी आपको यहाँ पे यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ। तो जो बच्चे मेरिट में आएंगे, उनको इस बार जो टैबलेट मिलेगा, 25,000 का आपको टैबलेट मिलने वाला है। 3 साल का इंटरनेट आपको उसमें साथ में फ्री मिलेगा। आराम से जो आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका ये कि समर अकेले ही सब काम कर रहा था, पर जब यमन आया तो उसे लगा कि उसे कई लोगों की मदद मिल गई। तो इनमें से कौन सा मुहावरा वाक्य में रेखांकित भाग की जगह ले सकता है, जिससे कि वाक्य का अर्थ नहीं बदले। मतलब इसमें ये कई लोगों की मदद मिल गई, तो इसका आपको एक मुहावरा बताना है जो कि इसका अर्थ नहीं बदले। तो एक म्यान में 2 तलवार हो गई, ये तो आपके होगा नहीं। एक दो पंथ 2 काज हो गए, ये भी नहीं होगा। और एक तीर से 2 शिकार हो गए, ये भी नहीं होगा। तो 1 और 1 11 हो गए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नए शहर में आकर युवक ने पंख फैलाए,
तो इस वाक्य में युवक के बारे में क्या पता चलता है? तो निर्धन हो गया ये भी नहीं होगा, बालक निर्धन हो गया ये भी नहीं होगा, निराश हो गया ये भी नहीं होगा, अस्वस्थ हो गया ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसका मनोबल बढ़ा। पंख फैलाने का मतलब उसको मोटिवेशन मिला, उसका मनोबल बढ़ गया है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ब वाला, वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, ये मुहावरे से मेरे को याद आया, मैं आपको कुछ मुहावरे पूछता हूँ, आपको कमेंट करके बताना। एक तो मुहावरा है कमर कसना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताना आपको। कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। एक 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, ठीक है, 9-2-11 होना, इस मुहावरे का भी अर्थ बताना है। और एक आपके आँखों का तारा। ये 3 मुहावरे हैं, इन तीनों मुहावरों का अर्थ आपको कमेंट करके बताना है। तो आँखों का तारा, तो इन 3 मुहावरे का अर्थ आपको कमेंट करके बताना है। और जो बच्चे ये कमेंट करेंगे निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा, परीक्षा में आपके यही मुहावरे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है फिर आपके ये कि यह चटाई इतनी बड़ी नहीं है कि इस पर 10 लोग बैठ सकें। तो इसी वाक्य को लिखने का कोई दूसरा तरीका कौन सा है, सही तरीका वो बताना है। ये चटाई इतनी बड़ी नहीं है कि इस पर 10 लोग बैठ सकें, इसका मतलब वो चटाई छोटी है, उस पर 10 लोग नहीं आ सकते। तो इसमें पहला उत्तर क्या है? पहला ऑप्शन आपके दे रखा है कि 10 लोगों के बैठने के लिए यह चटाई थोड़ी छोटी है। बिल्कुल सही बात, यही बात इसमें कह रहा है कि यह चटाई बहुत छोटी है, इस पर 10 लोग नहीं आ सकते हैं। तो 10 लोगों के लिए बैठने के लिए चटाई थोड़ी छोटी है, तो इसका उत्तर अपन ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। चटाई बहुत बड़ी है, गलत हो जाएगा। चटाई पर्याप्त है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है फिर आपके क्वेश्चन नंबर ये 8 से 12 तक के जो प्रश्न है वो आपको एक ये गद्य दे रखा है, इस गद्य को पढ़ करके देना है। तो गद्य बहुत ही शानदार, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझ के फिर आपको उत्तर देना है। तो मध्य प्रदेश अनूठे व्यंजनों का घर है, यहाँ की वायु शुष्क है, इसलिए लोग अधिकतर भंडारित भोजन पर निर्भर रहते हैं, यानी कि पहले से भंडार करके रखते हैं। अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजनों की तरह यहाँ मसालेदार होता है, ठीक है। उत्तर भारत में भी मसालेदार भोजन होता है और एमपी में, मध्य प्रदेश में भी मसालेदार भोजन होता है, लेकिन ये है कि वो चाय ज़रूर ज़्यादा मीठी पीते हैं। कोई दावत है जो मिठाइयों के बिना पूरी नहीं होती, और मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ पेश करता है। टापू, टापू क्या है? टापू एक मीठा केक है, और ये टापू किससे बनता है? गेहूं से बनता है। टापू आप अपने भी गांव में देखा होगा। टापू जो होता है वो मक्की की बाटी होती है उसको कहते हैं, या फिर मक्की की रोटी, या फिर गेहूं की जो बड़ी मोटी बाटी होती है उसको टापू कहते हैं। तो ये टापू जो होता है एक मीठा केक होता है, और ये अपने को किससे बनता है? ये गेहूं से बनता है। और अगला है फिर आपके ये, और ये कब बनता है? तो त्योहारों के दौरान बनाए जाते हैं। मावा, तो मावा बाटी भी मीठे दही से बनती है, इलायची से और सूखे मेवों से बनी एक मिठाई है। मावा बाटी भी मिठाई से, दही से और इनसे बनने वाली एक मिठाई, यानी कि दही से बनती है। खोपरा पाक कसे हुए नारियल और गाढ़े दूध से बनता है, ये भी दूध से बनता है, और सूखे मेवों से सजाया जाता है। श्रीखंड भी गाढ़े दही से बनाए जाते हैं, इसको भी दही से बनाते हैं और सूखे मेवों से सजाया जाता है। मालपुआ कसे हुए नारियल और आटे और दूध से बनाया जाता है, और गर्म चीनी की चाशनी में इसको डुबाया जाता है, फिर इसे सूखे मेवों से सजाया जाता है। कलाकंद, ये मीठे दूध और पनीर से बनाया जाता है, और इंदौर में सूखे मेवों वाले गाढ़े दूध की शिकंजी कहते हैं। तो इंदौर जो है वहाँ पे सूखे मेवों वाले गाढ़ा जो दूध होता है उसको क्या कहते हैं? शिकंजी कहा जाता है। लेकिन ये जो शिकंजी है वो दूध की बनी होने के कारण जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, तो इस मिष्ठान भंडार प्रतिदिन इसका सीमित बैच ही बनाते हैं, यानी कि ये खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसको कम ही बनाते हैं। तो ये इंदौर में आप विशेष तौर पे नाम याद रखें कि सूखे मेवों से बनी गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? शिकंजी कहा जाता है। अब इस पर आधारित आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनके जवाब देने हैं। तो मध्य प्रदेश के अनूठे व्यंजन पर आधारित ये गद्य हैं, इसको पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर देने, 5 प्रश्नों के, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्य के आधार पर देना है। तो पहला प्रश्न आपका इसमें इस प्रकार से है कि गद्य में दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो गद्य में दी गई जानकारी ये है कि मध्य प्रदेश में एक स्वदेशी खाद्य संस्कृति नहीं है, तो ये तो गलत है, सारे स्वदेशी ही बनते हैं इसमें। मध्य प्रदेश में मीठे व्यंजन केवल त्योहार के दौरान ही बनाए जाते हैं, तो हाँ, ये त्योहारों के दौरान ही इसमें बनाए जाते हैं, इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। और तो इसका उत्तर कर देंगे ये ब वाला। नेक्स्ट आपके गद्य के अनुसार कौन सी डेयरी का उपयोग करके नहीं बनाते हैं? तो डेयरी में यानी कि दूध, दही, इनका प्रयोग करके नहीं बनाते हैं। तो देखो, ये मावा बाटी भी इसमें दही से बनता है, इसमें दही डाला जाता है। खोपरा पाक में भी दही डालते हैं, और इसमें भी दही डालते हैं, तीनों तो दही से बनते हैं, लेकिन दूध दही से बनने वाले। लेकिन ये जो टापू है,
वो गेहूँ से बनता है, तो इसका उत्तर क्या कर देंगे, टापू कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, टापू इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, टापू इसका आंसर हो जाएगा। गद्य के अनुसार उत्तर भारतीय व्यंजनों के बारे में सत्य कथन बताना है। तो गद्य के अनुसार उत्तर भारतीय व्यंजनों के बारे में सत्य कथन बताना है कि अधिकांश जो उत्तर भारतीय व्यंजन होते हैं वो मसालेदार होते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपकी लाइन भी आई है कि अधिकांश जो यहाँ पे अधिकतर अधिकांश जो उत्तर भारतीय व्यंजनों की तरह जो भोजन है वो मसालेदार होता है। इसकी दूसरी लाइन में उत्तर भारतीय व्यंजनों की तरह यहाँ पे भोजन मसालेदार होता है, ये लाइन इसका सही उत्तर रहेगा। फिर आपके 11 के बाद में ये 11वां प्रश्न है कि मिष्ठान भंडार द्वारा प्रतिदिन इंदौर की शिकंजी केवल एक सीमित बैच ही बनाने का संभावित कारण क्या है। तो हमने देखा कि शिकंजी जो है वो क्या होती है, एक मीठा जो गाढ़ा दूध होता है सूखे मेवों से बनने वाला, और दूध से बना होने के कारण यह जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए मिष्ठान भंडार प्रतिदिन इसका सीमित बैच ही बनाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यह जल्दी ख़राब हो जाता है इसलिए इसको नहीं रखा जा सकता, तो इसका उत्तर ये ब वाला उत्तर कर देंगे। तो ब वाला उत्तर इसका सही रहेगा। गद्य में अनुसरण की जाने वाली मुख्य लेखन शैली कौन सी, तो कथावाचन है नहीं, प्रेरणार्थक भी है नहीं, काव्य भी है नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वर्णनात्मक हो जाएगा। ये वर्णन कर करके ये बता रहा है। अगला प्रश्न ये है कि 13वां प्रश्न है कि नितिन बहुत कुछ करने का वादा करता है पर कुछ करता नहीं है, यानी कि इस पर है जो कौन सा विकल्प रेखांकित भाग में सही अर्थ ले सकते हैं जो इसका वाक्य का अर्थ नहीं बदले। मतलब ये रोज़ बातें तो बहुत करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता है। इससे संबंधित आपके कौन सा है जो इसमें कि गरजता है पर बरसता नहीं, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा कि वो गरजता तो है लेकिन वो बरसता नहीं है। थोता चना बाजे गना, कि रोज़ अपन देखते हैं बादल निकलते हैं लेकिन वो बरसते नहीं, रोज़ बिजलियाँ कड़कती हैं गरजता है लेकिन वो बरसता नहीं है। लेकिन रोज़ काम या वादे तो करता है कि मैं जो इस बार जो 8वीं बोर्ड परीक्षा में जो बहुत पढ़ूंगा, बहुत तैयारी करूंगा, इस बार जो टॉपर बनने वाला हूँ, मैं मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम होने वाला है। रोज़ मन में सोच विचार करता है लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि वो गरजता तो है लेकिन वो बरसता नहीं है। तो कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप रोज़ाना है जो खुद को कह रहे कि बस इस बार तो जो मैं टॉपर होने वाला हूँ, इस बार तो मैं टैबलेट लेने वाला हूँ, इस बार तो जो मेरे को NMMS परीक्षा में 48,000 की छात्रवृत्ति मिलने वाली है। आप रोज़ाना ऐसा खुद से वादा तो कर रहे हैं लेकिन आप उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो बस वही बात आपके साथ में फिट बैठेगा कि आप गरजते तो रोज़ हैं लेकिन आप बरसते नहीं हैं। इसका मतलब आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आपको रोज़ाना है जो गरजने के साथ में बरसना भी है, यानी कि जो आप वादा कर रहे हैं उसके ऊपर आपको खरा उतरना भी है और आपको तैयारी भी करनी है, तभी जाके आप जो टॉप जो लिस्ट में आप शामिल होंगे। और जो बच्चे टॉप लिस्ट में आएंगे, मेरिट में आएंगे, उन 6,000 बच्चों को इस बार है जो सरकार है जो टैबलेट देगी। टैबलेट तो आपने नाम सुना ही होगा, देखा ही होगा। टैबलेट एक प्रकार का जो लैपटॉप जैसा होता है, लैपटॉप से थोड़ा छोटा, और ये टैबलेट है जो लगभग जो आपके मोबाइल से बड़ा होता है और लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है। टैबलेट ये 25,000 का टैबलेट आपको मिलने वाला है। जो बच्चे मेरिट में आएंगे उन 6,000 बच्चों को इस बार भी टैबलेट मिला है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी कई बच्चों को टैबलेट मिला होगा। कमेंट करके बताना कि क्या आसपास में आपके भी स्कूल में या फिर किसी बच्चे को टैबलेट मिला या फिर नहीं मिला है। 8वीं 10वीं और 12वीं के बच्चों को ये मिलता है। 8वीं क्लास 10वीं क्लास और 12वीं के बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको ये टैबलेट दिया जाता है। आपका भी सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मैं जो रोज़ाना आपके बोर्ड के जो वीडियो डालूंगा उनको रोज़ाना देखना। बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके जो नंबर भी अच्छे आएंगे। पिछले साल भी कई सारे विद्यार्थियों ने यहाँ से तैयारी की थी और उनको जो टैबलेट मिला है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कई सारे बच्चों के फोटो डाल रखे हैं जिनको टैबलेट मिला है और जिन्होंने यहाँ से तैयारी की थी। तो आप भी तैयारी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी ये, गरजता है पर बरसता नहीं है। अगला प्रश्न है कि श्यामा अब इतनी कमज़ोर हो गई कि वह घर का काम नहीं कर सकती हैं। इस वाक्य को लिखने का कोई दूसरा सही तरीका कौन सा है। तो श्यामा अब घर का काम करने के लिए बहुत कमज़ोर हो गई है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्यामा अब घर का काम करने के लिए बहुत कमज़ोर हो गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्यामा अब घर का काम करने के लिए बहुत कमज़ोर हो गई है। अगला प्रश्न है केतकी के जयपुर वाले घर में सब काम आज ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें आपको क्रिया विशेषण कौन सा है, इसमें आपकी क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इसका जो उत्तर है कि क्रिया विशेषण ये होता है कि सब काम आज ही होगा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सब। ठीक है, ये जो सब है वो इसमें आपकी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि ये सारा जो काम है वो आज ही होने वाला है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको अपन क्रिया विशेषण कहते हैं। महक अपने आलस्य देर से स्टेशन पहुंची।
तो कौन सा विकल्प वाक्य को पूरा करेगा? तो महक अपने आलस्य के कारण देर से स्टेशन पहुंची। तो आलस्य के कारण देर से स्टेशन पहुंची। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज़ाना जो जिद करते हैं कि मेरे को जो स्कूल तक छोड़ो, मेरे को मोटरसाइकिल पे छोड़ो, बाइक पे छोड़ो, और ये फिर आलस्य बन जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे स्कूल पे देरी से पहुंचने लग जाते हैं। 17वां प्रश्न है फिर आपके ये प्रश्न, अगला जो प्रश्न है आपके वो 18 से लगा के 22 तक के जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको इस गद्य को पढ़ करके, कहानी को पढ़ करके देना है। क्रोध और पेड़। तो एक छोटा लड़का था जिसकी मिजाज बहुत ख़राब था। उसके पिता ने उसको किलो का एक थैला दिया और उससे कहा कि हर बार जब क्रोध आए तो घर के पीछे वाले पेड़ के तने में कील ठोक के आना। एक दिन लड़के ने पेड़ में जो 37 कीलें ठोक दी और अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा, प्रतिदिन ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। उसने पाया कि पेड़ में तने में कीलें इतनी ठोकने की जो अपेक्षा एक क्रोध पर काबू पाना आसान था। और आखिर वह दिन आ ही गया जब लड़के ने अपना आपा बिल्कुल नहीं खोया और उसने अपने पिता की बताया कि उसने पिता ने उसे सुझाव दिया कि अब वह हर दिन पेड़ के तने से एक एक कील निकालता जाए। दिन बीतता गया, लड़का अंततः अपने पिता के यह बताने में सक्षम हो गया कि उसने सारी कीलें निकाल ली। तो पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे पेड़ के पास ले गया और उसने कहा कि बेटा, तुमने अच्छा किया, लेकिन तने में जो छेद देखो, यह पेड़ कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब तुम गुस्से में किसी से कुछ कहते हो तो इस तरह से एक निशान छोड़ जाते हैं। तुम अपने अपशब्दों के लिए भले ही क्षमा मांग लो, सॉरी कह दो, लेकिन घाव तो वो पूरी तरह से नहीं भरते हैं। यानी कि जो अपन किसी को कहते हैं वो सारी बातें वापस है जो उसमें लौट के नहीं आती हैं। तो ये क्रोध से संबंधित, गुस्से से संबंधित आपको ये बातें समझाई गई हैं। तो पिता ने लड़के के मिजाज को देखकर क्या किया? तो पिता ने लड़के को मिजाज को देखकर उसने जो एक अनोखे ढंग से जो लड़के को समझाया। ठीक है, इस अनोखे ढंग, ये अनोखा ही ढंग तो है। इसने किलो का एक बोरा दे दिया कि जब भी क्रोध आए उसमें पेड़ में एक एक कील ठोक के आ जाना। तो एक दिन लड़के ने जो एक ही दिन में 37 बार उसको क्रोध आया और 37 बार उसने 37 कीलें ठोक दी। तो उसने वापस इसको समझ में आ गया यार ये कील ठोकने की तुलना में जो क्रोध करना थोड़ा आसान मुश्किल है। तो उसने जो कीलों की संख्या धीरे धीरे कम की और क्रोध भी धीरे धीरे कम हो गया। तो उसने कहा, एक दिन ऐसा आया कि सारे जो कीलें उसने निकालने के लिए कहा धीरे धीरे। तो पिताजी ने देखा कि बताया कि देख इसमें कीलें तो निकाली लेकिन फिर भी इसमें जो इसका जो निशान है वो बना रहेगा। तो यही अपन किसी के साथ जो क्रोध करते हैं उसके साथ में ये होता है। प्रतिदिन ठोके जाने वाली कीलों की संख्या घटने लगी तो उसको क्या समझ में आया? तो उसको क्या समझ में आया? जब कीलों की संख्या घटने लगी तो उसको क्या समझ में आया? तो उसको समझ में आया कि क्रोध पर काबू पाना कीले ठोकने से आसान था। ठीक है, ये वाला उत्तर हो जाएगा कि क्रोध पर काबू पाना कीले ठोकने से तो आसान ही है। लड़के को क्या महसूस हुआ जब यह एहसास हुआ कि उसने अपने को क्रोध पर नियंत्रण पा रहा है? तो उसको अपने आप पे गर्व महसूस हुआ कि मैं अपने क्रोध पे जो कंट्रोल कर रहा हूँ। पिता ने अपने बेटे को तने में छेद क्यों दिखाए? बेटे को बुरा महसूस कराने के लिए? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। अपने बेटे का गुस्सा निकालने के लिए ये भी नहीं होगा। अपने बेटे से पेड़ के तने की मरम्मत कराने के लिए ये भी नहीं होगा। अपने बेटे को क्रोध के परिणाम को समझाने के लिए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि क्रोध करने से क्या होता है वो समझाने के लिए पिता ने अपने बेटे के तने के छेद को दिखाए कि देख ये जो कीलें तो निकाल ली लेकिन इसके अंदर छेद रहेंगे, ये निशान हमेशा रहेंगे। तो यही बात अपने साथ में होती है कि किसी को जो कहे गए अपशब्द हैं वो अपन सॉरी भी मांग लेते हैं लेकिन उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए अपने जो पेरेंट्स, अपने गुरुजन हैं, इन सभी को जो बात करते समय ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कभी गुस्से में हो जाता है लेकिन सॉरी कहने के बावजूद भी उनके मन में वो सारी बातें रहती हैं। नेक्स्ट है आपके, लड़के ने इस अनुभव से क्या सबक सीखा? इस लड़के ने इस अनुभव से क्या सबक सीखा कि मानसिक घाव उतने ही बुरे होते हैं जितने कि शारीरिक घाव होते हैं। तो जितना अपने शारीरिक घाव होता है उससे भी मानसिक घाव अपना ऐसा ही बुरा होता है। नेक्स्ट आपके, लड़के ने इस अनुभव से क्या सबक सीखा? ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग हैं? रिवाज, सदाचार, दस्तूर और परंपरा। तो इसमें 3 शब्द तो देखो एक जैसे दिख रहे हैं, ये रिवाज, दस्तूर और परंपरा। हमारे तो रिवाज है, परंपरा है, हमारा तो दस्तूर है, ये तीनों एक ही है, लेकिन सदाचार इसमें आपके अलग हैं। अच्छा आचरण करने वालों को क्या कहते हैं? सदाचार कहते हैं। तो इसका सदाचार हो जाएगा। सदाचार का विलोम आपको कमेंट करके बताना है। सदाचार का
विलोम शब्द आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो इसमें सबसे सही विराम चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें सबसे जो देखो, अनन्या ने कहा, तो ये आपके ये आ गया यहाँ पे, तो इसमें ये वाला तो इसमें गलत हो जाएगा, ये कभी भी बीच में नहीं आता है। अनन्या ने कहा, रमन तुम कल मेरे घर जाना और मैं तुम्हें सिखा दूंगी। एक मिनट, ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ये वाला इसमें गलत हो जाएगा, तीसरा और चौथा वाला भी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक ये बीच में आ रहा है और ये विस्मयादिबोधक यहाँ पे शुरू में आ रहा है। तो इसका मतलब उत्तर अपना दूसरा से हो जाएगा कि अनन्या ने कहा, रमन तुम कल मेरे घर आना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। तो ये वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है 24वां, अनायास ही में एक रूप प्रकट हुआ और उसके तेज हो गया, कौन सा विकल्प खाली स्थान को भरने का सही क्रम है। तो एक एक आपको भर के देखना है। पहले जैसे अंधकार भर के देखते हैं। अनायास ही अंधकार में एक विराट रूप प्रकट हुआ और कक्ष उसके तेज से प्रकाशित हो गया। अरे ये भी सही हो गया, पहले ही आपका सही हो गया कि पहले अंधकार भरेंगे इसमें। अनायास ही अंधकार में एक विराट रूप प्रकट हुआ और कक्ष उसके तेज से प्रकाशित हो गया। तो इसका उत्तर आपके यही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही उत्तर इसमें आपके सही हो जाएगा। ये आपको चारों इसमें भरने हैं। जब पिताजी घर से निकले थे तब बहुत लग रहे थे, परंतु अब तो थक कर सुस्त हो गए। इनमें कौन सा वाक्य उनको पूरा करेगा। तो जल्दबाज तो होगा नहीं, कामगार होगा नहीं, बेकार होगा नहीं, फुर्तीले लग रहा है कि जब पिताजी घर से निकले तो बहुत ही फुर्तीले लग रहे थे, परंतु अब तो थक कर सुस्त हो गए। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, फुर्तीले करेंगे। देखिए, फुर्तीले का आपको जो विलोम शब्द बताना है कि फुर्तीले का विलोम क्या होगा। उत्सव में आए लोग जहाँ तहाँ बैठ गए, मनगढ़ंत बातें करने लगे। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण बताना है, तो इसमें आपकी क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, ये जहाँ तहाँ। ये जहाँ तहाँ इसमें क्रिया विशेषण है, जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। मानव अपनी माँ से बहुत ही कर्कश ध्वनि में बात कर रहा था। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द का आपको जो समान अर्थ वाला विकल्प चुनना है। कर्कश मतलब बहुत ही कड़वी, बहुत ही खराब जो आवाज़ होती है उसको अपन कर्कश ध्वनि कहते हैं। कड़वी, सुखद तो होगा नहीं, और कड़क होगा, सख्त होगा लेकिन मधुर नहीं होगा, नीरस सुरीली नहीं होगा। तो तीव्र, अप्रिय और तीक्ष्ण, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कर्कश का मतलब ये वाला होता है। तो ये उत्तर आपको इसमें भर देना। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको ये वाला भरना है। फिर आपके प्रश्न संख्या है 28वां। तो 28वां इसमें देखो, ये सारे कौवे मिलकर एक कोई इसमें मीटिंग कर रहे हैं। देखो ये, तो इस चित्र से हमें कौन सी बात समझ में आती है। तो देखो, ये मीटिंग क्या कर रहे हैं, जब आप तालाब पर नहीं आए तब हमें आपकी चिंता होने लगी, इसलिए हम आपको देखने आ गए। तो ये बादशाह जो हैं इसमें सो रहे हैं और ये सारे कौवे इनसे मिलने के लिए आ गए हैं। तो ये कि कोई भी प्राणी हमारा मित्र हो सकता है। तो ये हो सकता है, इसका उत्तर ये भी आए। दूसरा देखते हैं ऑप्शन, पशु पक्षी मानव की बहुत हानि करते हैं, ये गलत है। हमें मित्र और शत्रु में अंतर समझना चाहिए, ये भी गलत है। पशु पक्षी भी मानव की तरह मतलबी होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो कोई भी प्राणी हमारा मित्र हो सकता है। तो देखो, ये तो आदमी इंसान है और ये सभी जंतु हैं, तो ये इनकी मित्रता है। तो एक दिन ये जो वृद्धजन है, तो ये बाबूजी एक दिन है जो दादाजी वहाँ पे तालाब पे नहीं गए, तो ये सारे पक्षी इनसे मिलने घर पे आ गए। देखो, तो इसका मतलब है कि कोई भी प्राणी हमारा मित्र हो सकता है। इसका उत्तर ये वाला कर लेंगे। कौन सा वाक्य सही तरह से लिखा गया है। बिल्ली चिड़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी। ठीक है, पेड़ चिड़िया को पकड़ने के लिए चढ़ी बिल्ली पर। अरे ये तो गलत हो गया। बिल्ली पेड़ पर चढ़ी पकड़ने के लिए चिड़िया को, ये भी गलत है। चढ़ी बिल्ली पेड़ पर पकड़ने चिड़िया को, ये थोड़ा भी अटपटा लग रहा है। तो ये आपके पहले उत्तर से हो जाएगा कि बिल्ली चिड़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी। पढ़ने में भी आसानी लग रही है और थोड़ा मन को भी अच्छा लग रहा है। तो ये वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें आपके अगला प्रश्न है 30वां। दिए गए संवाद को पढ़िए। दादाजी कह रहे हैं कि आज चश्मे से कुछ गड़बड़ लग रही है, चश्मे में कुछ गड़बड़ लग रही है, दादाजी कह रहे हैं। तो दादाजी कह रहे हैं कि मुझे भी कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। तो दादाजी कह रहे आज चश्मे में कुछ गड़बड़ लग रही है, दादाजी कह रहे कि मुझे भी कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो दादाजी ने कहा कि लगता है कि आँखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो फिर इतने में जो इनकी पोती आती है और कहती है कि लगता है आज आप दोनों ने फिर जो अपने एक दूसरे के चश्मे पहन लिए। यानी कि दादाजी का चश्मा दादी ने पहन लिया और दादी का दादाजी ने। तो दादाजी कहते ओ हाँ, ये बात इसमें तो ठीक है। अब आपको ये बताना कि इसका अगला संवाद क्या हो सकता है। तो इस संवाद का अगला वाक्य क्या होगा,
तो ये कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो इसमें ये इसका अगला संवाद आपके बताना है, तो इसमें डॉक्टर के पास जाना ही होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। आज डॉक्टर नहीं मिल सकते क्योंकि व्यवस्था, ये भी गलत है। मैं अपना चश्मा ठीक करवाने जा रहा हूँ, ये भी गलत है क्योंकि वो तो दोनों ने अपना चश्मा उल्टा करके पहन लिया, मतलब पलट के पहन लिया। हमें अपने चश्मे ठीक रखने चाहिए, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये दादाजी कह रहे हैं कि हाँ हमें अपने चश्मे ठीक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न हैं आपके इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंग्लिश का पेपर भी है, तो इसको भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ थोड़ी देर में इसको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने गणित का पेपर देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये आपके गणित के पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, सारे सोल्व करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। एंड्रॉयड ऐप के ऊपर आप रोजाना टेस्ट दे सकते हैं, शाम को टेस्ट होता है। और जिन बच्चों ने ऐप के ऊपर 50 रुपये वाली टेस्ट सीरीज दे रखी है, उन बच्चों को रोजाना जो टेस्ट मिलते हैं, तो वो भी आप जो रोजाना इसमें टेस्ट दें, ताकि आपके जो आने वाले पेपर बहुत ही शानदार हो। आप भी ले सकते हैं 50 रुपये वाली टेस्ट सीरीज और उसमें पूरी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप में मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।